हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे यूनिट 5 ओपन इकोनॉमी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ मनी। अब देखेंगे प्राइस ऑफ मनी, देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ मेन टॉपिक हमारा आज का फॉरेन एक्सचेंज। तो स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी हेल्ड बाय अ कंट्री इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी हेल्ड बाय अ कंट्री। एक कंट्री के पास में कितनी फॉरेन करेंसी है, उसके स्टॉक को ही हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। सेकेंड कंसेप्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर ए फॉरेन करेंसी। यानी कि वो रेट, वो परसेंटेज, वो दर जिससे एक फॉरेन करेंसी कन्वर्ट हो सकती है हमारे डोमेस्टिक करेंसी में, या फिर हमारी डोमेस्टिक करेंसी कन्वर्ट हो सकती है हमारी फॉरेन करेंसी में। ठीक है। वो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे कि अगर हमें $1 प्राप्त करना है तो हमें अपनी डोमेस्टिक करेंसी के 80 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये क्या है? ये एक रेट है कि $1 किस बराबर है? 80 रुपए के बराबर है ना। अब देखते हैं मेजर्स इन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन। यानी कि हम ये करते हैं, इसमें एक करेंसी को हम दूसरी करेंसी के रूप में मेजर करते हैं। ठीक है, मापते हैं। आगे देखते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। द एक्सचेंज रेट इज determined entirely by free play of supply and demand forces in the international market। यानी ऐसा एक्सचेंज रेट जो कि डिटरमाइन होता है, निर्धारित होता है किससे? फ्री प्ले ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन दी इंटरनेशनल मनी मार्केट। देखो, इंटरनेशनल मनी मार्केट में जो डिमांड है और जो सप्लाई है, जहां ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को क्या माना गया है? इनने एक्सचेंज रेट का पॉइंट माना है। ठीक, क्या माना है? एक्सचेंज रेट का पॉइंट माना है। यानी कि इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी हमें मिल पाएगी फॉरेन करेंसी की हमारी डोमेस्टिक करेंसी के बदले में। ठीक है। अब इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं, फ्री एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। तो तीन नाम तो इसके यहाँ हो गए। ठीक है। और द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरवीन, और गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन नहीं करती, फ्री प्ले है डिमांड सप्लाई का। पॉइंट वेयर डिमांड इक्वल टू सप्लाई इज द पार रेट ऑफ एक्सचेंज। यानी कि जहां पर डिमांड सप्लाई बराबर हो जाए वो क्या है? पार रेट ऑफ एक्सचेंज। यानी कि चौथा नाम भी आ गया सामने। पार रेट का मतलब भी क्या है? इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम का डायग्राम। ये रहा सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, एफ का मतलब फॉरेन करेंसी है, डी एफ यानी कि डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम यानी पार रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। अब देखिए डिमांड के सोर्सेज, यानी कि जो हम फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड करते हैं उसके कारण क्या है, सोर्स क्या है। तो उसके सोर्सेज कुछ ऐसे हैं। देखो, पहला इंपोर्ट। अगर हमें इंपोर्ट करना है, बाहर कंट्री से परचेज करना है, तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, अगर हमें विदेशी लोन को पे करना है तो भी हमें विदेशी करेंसी चाहिए। इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, अगर हमें अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट करनी तो भी हमें विदेशी करेंसी चाहिए। डायरेक्ट परचेज अब्रॉड, अगर हमें विदेश में जाकर टूरिज्म करना है या कुछ परचेज करना है तो भी हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। ग्रांट्स एंड डोनेशन, अगर हमें किसी को डोनेट करना है बाहर किसी कंट्री में तो भी हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। पेमेंट ऑफ इनकम, अगर हमें इनकम पेमेंट करनी है किसी को, या किसी को हमें वेजेस सैलरी कुछ भी देनी है बाहर कंट्री में अपनी कंट्री से, तो हमें से फॉरेन करेंसी में ही पे करना होगा। सेवंथ है स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। यानी कि आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो भी आपको फॉरेन करेंसी में ट्रेड करना होगा बाहर कंट्री के एनएससी, एनएससी मतलब कि बाहर कंट्री के स्टॉक एक्सचेंजेस में। ठीक है। सोर्सेस, अब सप्लाई, यानी कि हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी कहाँ से? जाएगी तो हमने पढ़ लिया। अब आएगी कहाँ से? तो आएगी एक्सपोर्ट से। अगर हम बाहर कंट्री को अपने गुड सेल करेंगे तो वो हमें पेमेंट अपनी करेंसी में करेंगे। ठीक है, तब हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम बाहर देश यानी कि अलग कंट्री से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आती है तो वही फॉरेन करेंसी के रूप में आएगी। और इन्वेस्टमेंट दो तरह से आती है, एक एफडीआई के रूप में, एक एफआईआई के रूप में। एफडीआई का मतलब होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर कंपनी खुल जाए, फैक्ट्री खुल जाए हमारी कंट्री में बाहर देश की। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर की कंपनी फैक्ट्री तो नहीं खुलेगी हमारी कंट्री में, लेकिन कोई बाहर के व्यक्ति, बाहर विदेशी व्यक्ति हमारी कंपनी में जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा कैपिटल के रूप में। फिर है डायरेक्ट परचेजेस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है हमारे यहाँ टूरिज्म करने आते हैं, फिर स्पेंडिंग करते हैं, खर्चा करते हैं, तो वो भी डायरेक्ट परचेज करते हैं, वो फॉरेन करेंसी के रूप में करते हैं। तो फॉरेन करेंसी है वो एयरपोर्ट पे एक्सचेंज कर ली जाती है, इसका मतलब इंडिया में आ तो गई है ना। लोन्स फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से लोन लेते हैं तो वही फॉरेन करेंसी के रूप में आता है। ग्रांट्स एंड डोनेशन, अगर बाहर कंट्री से हमें ग्रांट्स मिलते हैं, डोनेशन मिलते हैं, तो भी हमें फॉरेन करेंसी के रूप में मिलते हैं। इनकम रिसीट्स, इनकम रिसीट्स यानी कि जो हमें इनकम मिलती है बाहर कंट्री से, वो भी हमें फैक्ट्री इनकम जो मिलती है वो भी हमें फॉरेन करेंसी के रूप में ही मिलती है। रेमिटांसेस, यानी कि जो व्यक्ति एनआरआई यानी कि जो नॉन रजिस्टर्ड इंडिया, जो इंडिया के सिटीजन तो है लेकिन इंडिया में रहते नहीं है, बाहर कंट्री में रहकर काम करते हैं, वो जो पैसे भेजते हैं माता पिता को, उन्हें बोलते हैं रेमिटांसेस। तो वो भी फॉरेन करेंसी के रूप में ही भेजते हैं। फिर है डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि हमारी जो घरेलू करेंसी, हमारी जो रुपया है उसकी
कमी कैसे होती है, यानी कि उसकी वैल्यू में कमी कैसे आती है, यानी डेप्रिसिएशन कैसे आता है, उसकी वैल्यू में एप्रिसिएशन कैसे आता है, यानी वैल्यू बढ़ती कैसे, वैल्यू घटती कैसे हमारी डोमेस्टिक करेंसी की। देखो, फॉल इन वैल्यू और डोमेस्टिक करेंसी रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी। अगर हमारी करेंसी क्या हो जाए, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाए फॉरेन करेंसी कंपैरिजन में, तो हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन हो गया। अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए फॉरेन करेंसी कंपैरिजन में, तो हम बोलते हैं एप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, एग्जांपल में देखो, पहले $1 60 में आ रहा था, अब $1 70 में आ रहा है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। पहले $1 ₹1 60 में आ रहा था, और अब $1 50 में आ रहा है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, हमें कम देना पड़ रहा है ना। तो ये कुछ डायग्राम में शो कर रखा है, इसे आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब देखिए इम्पैक्ट, डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट क्या है और एप्रिसिएशन का इम्पैक्ट क्या है। देखो, डेप्रिसिएशन से होता क्या है कि आपका जो रुपया है वो बन जाता है चीपर, सस्ता डॉलर के मुकाबले। ठीक है, विदेशी करेंसी के मुकाबले, जिससे इंडियन गुड्स क्या बन जाते हैं, सस्ते बन जाते हैं, जिससे हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, लोग हमसे ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, लेकिन इसका घाटा ये होता है कि हमारे इंपोर्ट कम हो जाता है, क्योंकि हमें चीजें क्या होती है, महंगी मिलती है लोगों को। इम्पैक्ट ऑफ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन से हमारा रुपया स्ट्रांग तो होता है डॉलर के मुकाबले, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें जो गुड्स है अब वो महंगे लगते हैं बाहर विदेशी लोगों को हमारे गुड्स, क्योंकि हमारी रुपया क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया है। अब जो हमारी इंपोर्ट है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें अब चीजें सस्ती लगती हैं, क्योंकि एक्सचेंज रेट क्या हो गया है हमारा, स्ट्रांग हो गया है, एप्रिशिएट हो गया है हमारी डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। ठीक है, अब है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, सॉरी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। द एक्सचेंज रेट सेट एंड ऑफिशियली मेंटेन बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, यानी कि जो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के द्वारा फिक्स किया गया एक्सचेंज रेट, उसे बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब इसमें रिक्वायर, यानी कि जरूरत किस चीज की है, कि गवर्नमेंट टू मेंटेन मैसिव स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू होल्ड द पैक, पैक यानी कि इक्विलिब्रियम या फिर पॉइंट। कौन सा पॉइंट, जहां पर आपकी पीएफ और एसएफ क्या है, बराबर है, यानी कि डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, एसएफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्या है, बराबर है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर टर्म आती है डिवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन अलग चीज है, रिवैल्यूएशन एप्रिसिएशन अलग चीज है। ये दोनों आता है फ्लेक्सिबल के केस में, और ये दोनों आते हैं फिक्स्ड के केस में। ठीक है, डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, ऑफिशियली लोअरिंग द डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू, यानी कि गवर्नमेंट खुद जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू घटाती है कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, और गवर्नमेंट जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ाती है कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, उसे बोलते हैं रिवैल्यूएशन। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है ऑफिशियली, ऑफिशियली यानी जानबूझकर, नोनली है ना। अब देखेंगे मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग का मतलब डर्टी फ्लोटिंग भी होता है। डर्टी फ्लोटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है वो तो मार्केट में फिक्स हो गया, जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्सेस फिक्स हो गया, डिमांड सप्लाई से फिक्स हो गया, लेकिन हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करती है, उसमें कुछ छेड़छाड़ करती है। अगर आपका सप्लाई डिमांड पॉइंट यहाँ निर्धारित करता है, तो हमारी जो आरबीआई है वो पॉइंट को कहीं और निर्धारित करेगी, यानी कि वो अगर पॉइंट को कम करना चाहते हैं यहाँ कर देगी, एक नई एसएफ के नई सप्लाई को बढ़ा करके पॉइंट को यहाँ बना देगी। तो हमारा जो पॉइंट है वो ये नहीं होगा, हमारा पॉइंट इक्विलिब्रियम का ये वाला होगा, जो कि हमारी आरबीआई ने जानबूझकर क्रिएट किया है। अब आरबीआई क्रिएट कैसे कर सकती है, वो कर सकती है बाय और सेल करके फॉरेन करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, तो जो आरबीआई के पास में रिजर्व होता है ना फॉरेन करेंसी का, क्यों होता है, ताकि वो जो पार रेट है, जो एक्सचेंज रेट है, उसको फ्लक्चुएट कर पाए, उसको चेंज कर पाए, उसको इन्फ्लुएंस कर पाए। ठीक है, ताकि वो बाहर की जितनी भी शॉकिंग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आता है, अचानक से गिरना बढ़ना, उससे हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, अब देखेंगे बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक साइड होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड, कॉमर्स वाले जानती होंगे। देखो बीओपी क्या है, बीओपी है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारी कंट्री में रहने वाले लोगों की, कंपनी की ट्रांजैक्शन, बाहर देश के लोगों की कंपनी से ट्रांजैक्शन के बारे में जो भी एक साल में हुई है उसका रिकॉर्ड ही क्या है, बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो डेबिट साइड में दिखाता है आउटफ्लो पेमेंट, यानी विदेशों की पेमेंट गई है, और क्रेडिट साइड दिखाता है इनफ्लो रिसीव्ड, यानी विदेश से कितना पेमेंट आया है, कितना पेमेंट आया है। अब देखिए इसमें दो अकाउंट आते हैं, बीओपी में दो अकाउंट है। पहला है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन जिससे असेट्स और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एक कंट्री के। ठीक है, इसमें भी तीन भाग है, पहला ट्रेड इन गुड्स, दूसरा ट्रेड इन सर्विसेज, तीसरा ट्रांसफर पेमेंट। तो ट्रेड इन गुड्स को हम विजिबल्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो हमें दिखते हैं जब वो ट्रांसपोर्ट होते हैं या फिर एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स इज नोन एज ट्रेड इन गुड्स। ठीक है, वहीं पे ट्रेड इन सर्विसेज से हम इंडिविजुअल बोलते हैं, क्योंकि सर्विस दिखती नहीं है लेकिन प्रोवाइड कर जाते हैं, है ना, प्रोवाइड करवाई जाती है। अब देखो नेट फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम। अब देखो नेट फैक्टर इनकम में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ रहा है, यानी कि सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना। और नेट नॉन फैक्टर इनकम में आ रहा है शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर सर्विस, टूरिज्म। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, सर्विस तो है, लेकिन दोनों में डिफरेंस अलग है, ये फैक्टर इनकम के रूप में है, ये नॉन फैक्टर इनकम के रूप में है। अब देखिए ट्रांसफर पेमेंट।
अब ट्रांसफर पेमेंट क्या है? यूनिलेटरल, वन वे, यानी एक तरफा पेमेंट, ठीक है, जिसके बदले में कोई काम तो नहीं किया गया, ना कोई सर्विस दी गई है ना, ना कोई गुड्स दिए गए, लेकिन फिर भी पेमेंट हो रही है, उसे बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट, यूनिलेटरल पेमेंट और वन वे पेमेंट, ठीक है। गिफ्ट, रेमिटेंसेस, ग्रांट्स, ठीक है। आगे आपका कैपिटल अकाउंट, सेकंड अकाउंट है। सेकंड अकाउंट मतलब क्या है? रिकॉर्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ असेट्स दैट ऑल्टर असेट्स लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री, यानी कि ऐसी कैश ट्रांजेक्शन, पेमेंट ट्रांजेक्शन जिससे क्या हो सकता है? असेट्स और लायबिलिटी का स्टेटस चेंज होता है एक कंट्री का, ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज होंगी असेट्स और लायबिलिटीज इन पेमेंट से, इन रिसीप्ट से। कैपिटल अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट है पहला पार्ट, दूसरा एक्सटर्नल बोरिंग है, तीसरा एक्सटर्नल असिस्टेंट है, यानी कि असिस्टेंट यानी कि सहायता, क्या है? सहायता, ठीक है, यानी कि हेल्प, पैसे के रूप में। तो देखिए इन्वेस्टमेंट के रूप में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, यानी एफडीआई, इक्विटी कैपिटल। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में एफआईआई जो पढ़ाया मैंने आपको पहले, है ना। और एक्सटर्नल बोरोइंग के रूप में कमर्शियल बोरोइंग, शॉर्ट टर्म डेब्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। और एक्सटर्नल असिस्टेंट के रूप में गवर्नमेंट एड, एड यानी सहायता होता है, इंटर गवर्नमेंट लोन्स, मल्टीलेटरल बायलेटरल लोन्स, है ना। फिर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सेस करंट अकाउंट। देखो जो करंट अकाउंट है वो बड़ा पार्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट का एक छोटा पार्ट यानी हिस्सा है, ठीक है। करंट अकाउंट में गुड्स, सर्विस, ट्रांसफर, इन सब आता है, और बीओटी में केवल विजिबल गुड्स आते हैं, यानी कि केवल ये वाला हिस्सा आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। ये फोकस करता है ओनली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स, ठीक है। फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स, ओनली गुड्स, ठीक है। करंट अकाउंट बैलेंस यानी कि ब्रॉडर पिक्चर, इसमें दिखाता है आपको बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड, साथ साथ नेट इनविजिबल्स यानी इनविजिबल्स में कितनी ट्रेड हुई वो भी दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है एक कंट्री कैन हैव ट्रेड डेफिसिट, एक कंट्री के पास में ट्रेड डेफिसिट हो सकता है, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उनका करंट अकाउंट पॉजिटिव हो सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ नेट इनविजिबल्स, क्या पता ये ज्यादा हो जिससे कि उसकी नेगेटिविटी कैंसिल हो जाए, है ना। एग्जाम्पल के लिए -50 है और ये 100 है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 50 आएगा, यानी कि पॉजिटिव ही आएगा। अब देखिए बीओपी, बीओपी इक्विलिब्रियम। अब बीओपी इक्विलिब्रियम की आइडेंटिटीज ये बताता है आपका बीओपी इक्विलिब्रियम कब होता है। बीओपी इक्विलिब्रियम कब होता है? जब उसका करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर एंड ओमिशन क्या हो जाती है? इक्वल टू 0 हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर अबव द लाइन आइटम। अबव द लाइन आइटम यानी कि ऑटोनोमस आइटम, ये ट्रांजेक्शन होती है जो मेड की जाती है, बनाई जाती है इंडिपेंडेंटली बीओपी में, ताकि क्या हो, प्रॉफिट मोटिव हो पाए, है ना। यानी कि जो प्रॉफिट मोटिव से की गई एंट्रीज है अकाउंट्स में, वो है आपका ऑटोनोमस आइटम्स। डिटरमाइन वेदर बीओपी इज अ सरप्लस और डेफिसिट, है ना। और ये डिटरमाइन करता है, बताता है कि जो बीओपी सरप्लस में है डेफिसिट में। वहीं पर बिलो द लाइन आइटम यानी कि अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं? ऐसे ट्रांजेक्शंस जो कि बनाई जाती हैं अकाउंट्स में, मेड की जाती है। ब्रिज द गैप बिटवीन डेफिसिट एंड सरप्लस, यानी कि ये तो डेफिसिट और सरप्लस को शो करता है, लेकिन ये एंट्री की जाती है ताकि डेफिसिट और सरप्लस को क्या कर सके? फिल कर सके या फिर रिड्यूस कर सके, है ना। मॉनेटरी अथॉरिटीज यानी कि आरबीआई करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, किस अकाउंट से? ऑफिशियल रिजर्व या फिर सेल्स परचेज से। एक अकाउंट बनता है आपका ओ आर ए, जिसकी फुल फॉर्म है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। इसमें आपका आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ क्या करता है? अपनी सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करता है, ताकि क्या हो सके? ताकि ये जो डेफिसिट और सरप्लस है ये ठीक हो सके, है ना। और ये एरर एंड ओमिशन इसी का एग्जाम्पल है, इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल में प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो बीओपी का डेफिसिट है वो अलग है गवर्नमेंट के बजट डेफिसिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। बाय बाय।